ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से ही हमारी हैं। वो तो हम हैं जो अपनी आँखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। जी हाँ स्टूडेंट्स, ऐसा अक्सर हमारे साथ होता है कि हम अपने सही वक्त को, सही अवसर को नहीं पहचानते हैं और बाद में अपने भाग्य का रोना रोते हैं। तो स्टूडेंट्स, अपने वक्त को पहचानिए, अवसर को पहचानिए और बनिए एक सफल व्यक्ति अपने जीवन में। तो वेलकम बैक, आपका अपना यूट्यूब चैनल है विद्या विहार कंप्यूटर क्लासेस। मैं हूं विजय सर और आज एक बार फिर से जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो रेलवे में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मैं वो क्वेश्चन लेकर आप लोगों के बीच आया हूं। और सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि इस चैनल को लगातार आप लोगों के लिए बेहतर किया जा रहा है ताकि आपको नए से नए तरीके और नए से नए प्रॉब्लम से बार बार रूबरू कराया जाए। इसलिए यहाँ पर जो नए लोग हैं वो भी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें ताकि इसका फ़ायदा और लोगों को मिल सके। और इसके साथ ही आइए बढ़ते हैं इस चैनल में आज के इस सेट को लेकर के। तो शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला मैथ यहाँ पर आपके बीच आ चुका है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला हिसाब, निधि एक स्थान से चलकर जाने और साइकिल से वापस उसी स्थान पर आने में 3 घंटे 45 मिनट का समय लेती है। उसे चलकर आने जाने में 4 घंटे 20 मिनट लगते हैं, तो उसे साइकिल से आने जाने में कितना समय लगेगा? तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर हिसाब है स्टूडेंट्स। आइए इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स है, सबसे पहले देखने की बात है, निधि एक स्थान से चलकर जाने और साइकिल से वापस उसी स्थान पर आने में, यानी कि वो जाती तो पैदल है लेकिन वो आती साइकिल से है। तो पैदल और साइकिल मिलाकर उसे 3 घंटे और 45 मिनट लगते हैं। और इसके बाद स्टूडेंट्स, जब वो दोनों ओर से चलकर, यानी पैदल में 4 घंटे 20 लगते हैं, यानी कि 2 बार अगर पैदल वो जाए, यानी आने जाने मिलाकर उसे 4 घंटे 20 मिनट लग जाते हैं। अब यहाँ पर आपसे सवाल है कि उसे साइकिल से आने जाने में कितना समय लगेगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, साइकिल से आने जाने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मान लो अगर वो पैदल और साइकिल से जाकर आती है तो 3 घंटा 45 मिनट लगता है। अगर वो 2 बार पैदल जाए और 2 बार साइकिल से आए तो उसे यहाँ पर डबल समय लगेगा, यानी कि 45 दूना 90, 1.5 घंटे, और 3 का डबल 6, यानी कि 90 मतलब 1.5 घंटे, तो 7 घंटा और 30 मिनट। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स इस चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे। और यहाँ पर स्टूडेंट्स, अब आपको अगर देखा जाए तो दोनों तरफ पैदल और दोनों तरफ साइकिल मिला के 7 घंटे 30 मिनट लगते हैं। अगर इसमें से हम दोनों तरफ पैदल का माइनस कर दे, यानी 4 घंटे 20 मिनट, तो दोनों तरफ साइकिल का निकल जाएगा, यानी कि 10 मिनट और आपके 3 घंटे। तो 3 घंटे 10 मिनट स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए, 3 घंटे 10 मिनट लग जाएंगे दोनों तरफ से साइकिल से आने में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। तो अगला सवाल यहाँ पर स्टूडेंट्स दिया है कि W का वैल्यू है -2, x = 3, y = 0 और z = -1/2। तो 2 × W - 2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो हम लोगों को यहाँ पर 2 × W - 2 इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर अगर हम लोग 2 × जो W की वैल्यू है वो तो -2 है और फिर -2, यानी 2 × -4 = हो गए -8। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके ऑप्शन नंबर डी -8 हो गए, बिल्कुल ही सही जवाब यहाँ पर आपके हो गए डी नंबर ऑप्शन। तो उम्मीद है कि स्टूडेंट आप लोगों ने इसे समझ लिया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स अगला सवाल यहाँ पर आप देख रहे हैं इस समय कि आदिल और बीरेन एक साथ मिलकर एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं।
बीरेन और चिराग एक साथ मिलकर उसी काम को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। आदिल और चिराग एक साथ मिलकर 40 दिनों में कर सकते हैं। यदि उसी काम को उनके द्वारा अकेले किया जाना था तो अकेले आदिल द्वारा लिए गए समय से बीरेन द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसके हम लोग पहले काम के अनुपात को ज्ञात करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स यहाँ पर पहले देखते हैं कि किस तरह से हम लोग इसे करेंगे सॉल्व। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स जो सवाल के हिसाब से आदिल और बीरेन की बात की जाए, आदिल प्लस बीरेन, तो ये आपके यहाँ पर मिलकर ये 20 दिन लगाते हैं। अब अगर बात की जाए आपके यहाँ पर बीरेन और चिराग यानी बी प्लस सी, ये दोनों मिलकर 50 दिन लगाते हैं। और जब बात करें चिराग आदिल, ये दोनों मिलकर यहाँ 40 दिन लगाते हैं। अब मान लो स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर टोटल काम है 200, तो आदिल और बीरेन मिलकर 10 काम डेली करेगा, जबकि बीरेन और चिराग मिलकर 4 काम डेली करेगा, और आपके आदिल और चिराग मिलकर 5 काम डेली कर पाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी, यानी 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, तीनों अगर 2-2 बार मिलकर काम करता है तो 10 4 14 5 19 काम कर सकता है। अब यहाँ पर अगर हमें यहाँ पर स्टूडेंट्स आदिल द्वारा लिए गए समय से बीरेन द्वारा लिए गए समय का यहाँ पर हमें अनुपात निकालना है। तो अगर हम आदिल का यहाँ पर अगर स्टूडेंट्स हम आदिल का समय निकालेंगे, तो आदिल का समय निकालने के लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले यहाँ स्टूडेंट्स जब दोनों ये सभी 2 बार मिलकर 19 दिन लगाते हैं, 19 काम करते हैं, तो अगर ये सभी एक ही बार आएंगे यानी ए प्लस बी प्लस सी अगर एक ही बार आए तो यहाँ पर 19 का आधा यानी कि 9.5 काम होगा। अब अगर यहाँ पर स्टूडेंट्स देखा जाए 9.5, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो अगर आदिल की हम निकालेंगे तो यहाँ से तीनों में से हम बीरेन और चिराग का काम यानी कि 4 माइनस कर देंगे, तो 9.5 में से 4 माइनस कर देंगे तो 5.5 हो जाएगी। और इसके बाद बीरेन, जब लोग बीरेन का काम निकालेंगे तो उसमें आदिल और चिराग का यानी 5 काम को माइनस कर देंगे, तो 9.5 में से 5 माइनस कर देंगे तो 4.5 काम यहाँ पर हो गए। तो आदिल और बीरेन के अब काम का अनुपात हम लोग पहले निकाल लेते हैं। तो अब स्टूडेंट्स जो आदिल और बीरेन के काम का अनुपात है, आदिल अनुपात बीरेन, तो वो आपके हो गए 5.5 इंटू 4.5, तो 5 से 9 बार में और 5 से ये 11 बार में, यानी 11:9 जो है वो इसके काम का अनुपात है। तो इनके द्वारा जो समय जो लिया जाएगा वो इसके विपरीत हो जाएगा, यानी कि 9 अनुपात आपके हो जाएंगे 11 इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात। यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ पर जो आपके ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ये आपके डी बिल्कुल सही जवाब। 9:11 यानी उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात 9:11 हो जाएगा। तो बढ़ते स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। तो यहाँ पर श्रृंखला में से अनुपस्थित संख्या ज्ञात करना है। तो श्रृंखला दी गई है 3, 12, 39 और 120, और उसके बाद आपको ज्ञात करना है अज्ञात टर्म को व्हाट। तो यहाँ से सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे तो 3 से 12, फिर 12 से 39 और 39 से 120। तो यहाँ पर हम लोग को अगर हम इसे इस तरह से माने 3 चौके 12, तो 12 चौके 48 होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 39 है तो ये काम नहीं कर रहा है। अब देखिए 3 तिया 9 प्लस 3 12, 12 तिया 36, 3 39, यानी कि अगर देखा जाए 3, 12 और 39 और 120, तो 3 तिया 9, 3 12, फिर 12 तिया 36, 3 39, 39 तिया 117 और 3 120, अब 120 तिया 360 और 3 363, यानी जो अगला टर्म होगा वो आपके हो जाएंगे 363। यानी जो भी संख्या है उसे हम लोगों ने
3 से गुना करके फिर उसमें अगली संख्या बनाने के लिए 3 से गुना करके 3 उसमें जोड़ दिया गया। उम्मीद है स्टूडेंट्स ये चीज़ समझ गए होंगे श्रृंखला को। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। तो अगला जो प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स अब आपके बीच, सुनीता और शीला की आयु में जो अंतर है वो 12 वर्ष का है। यदि 9 वर्ष पहले बड़ी की आयु छोटी की आयु से 4 गुनी थी तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं एक चीज़ बता दूं, यहाँ आप देख रहे हैं कि 9 वर्ष पहले जो बड़ी और छोटी की आयु का अनुपात था तो वो आपके 4:1 था। बड़ी अनुपात छोटी ये 4:1 था। ये कब था? 9 वर्ष पूर्व की बात हो रही है। ये स्थिति थी 9 वर्ष पूर्व। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर अंतर की बात की जाए तो चाहे 9 वर्ष पहले या अब वर्तमान में या फिर 9 वर्ष बाद में, अंतर जो आयु का होता है दो व्यक्तियों के बीच वो कभी नहीं बदलता है। अगर आप अपने किसी भाई से 2 साल छोटे हो तो आप कितने भी बड़े हो जाओगे तो वो 2 साल आप छोटे ही रहते हो। तो अगर यहाँ भी हम डिफरेंस की बात करेंगे तो दोनों की आयु में जो अंतर है यहाँ पर 3 है, लेकिन यहाँ जो आयु का डिफरेंस है वो तो आपके यहाँ पर 12 वर्ष है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें तो इससे कितना गुना ज़्यादा है ये, तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 नहीं होकर ये आपके हैं 12, यानी कि ये आपके 4 गुना हो गए ज़्यादा। तो जब 4 गुना ज़्यादा है तो इसका मतलब जो बड़ी की आयु है वो 4 चौके 16 हो गई और छोटी की आयु 4 एकम 4 हो गई। लेकिन ये कब है? 9 वर्ष पूर्व। वर्तमान आयु की अगर बात की जाए तो ये हो जाएगी 16 और 9 25 साल की, और ये 4 और 9 13 साल की, यानी कि 13 और 25 साल। ऑप्शन नंबर हो गए सी बिल्कुल ही सही जवाब। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। तो यहाँ पर स्टूडेंट अगला प्रॉब्लम है कि मिस्टर रवीश एक एफडी में निवेश करता है। परिपक्वता होने पर उसे कुल कितनी राशि मिलेगी यदि 5500 रुपये 6 महीने के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किए गए हैं और ब्याज तिमाही संयोजित होता है। तो स्टूडेंट्स जब भी ब्याज तिमाही संयोजित होगा तो सबसे पहले तिमाही होगा तो आपके 1 साल यानी 12 महीने में टोटल तिमाही कितने हो जाते हैं? 4 हो जाते हैं। और स्टूडेंट्स अब अगर यहाँ पर हम देखें तो जो आपके रेट तो है 20%, लेकिन यहाँ पर हमको हर 3 महीने पे देना है तो यहाँ पर आपको 4 बार आपको देना होगा 1 साल के अंदर, तो आपको रेट जो होंगे वो 5% हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर 6 महीने के लिए यहाँ पर आपके 20% ब्याज पर लिए गए हैं। तो 6 महीने में अगर हम ब्याज की बात करें तो हमें ये आपके जो टर्म हो जाएंगे यानी नंबर ऑफ टर्म n की संख्या 2 हो जाएगी, क्योंकि 6 महीने में आपके 2 तिमाही हो जाएंगे। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम अब इसे सॉल्व कर ले तो रेट आपके 5% है, तो 5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है स्टूडेंट्स, तो वो फ्रैक्शन वैल्यू आपके हो जाते हैं 5% यानी 1/20। यानी कि अगर आपने 20 रुपये रखा तो 3 महीने बाद वो 21 रुपये हो जाएंगे। फिर से आपने 20 रुपये रखा तो 21 रुपये हो गए। इस प्रकार स्टूडेंट्स अगर हम 400 रुपये रखे हैं तो वो पैसा हमारा 441 रुपये हो गया। लेकिन हम यहाँ स्टूडेंट 400 रुपये नहीं रखकर हमने यहाँ पर कितना रखा है? 5500 रुपये रखा है। यानी कि ये इससे कितना गुना ज़्यादा हो रहा है स्टूडेंट्स? अगर हम बात करें तो ये आपके 55/4 गुना ज़्यादा हो रहा है इससे। तो इसलिए आपका जो धन है वो आपके मिश्र धन एग्रीगेट भी इससे 55/4 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम स्टूडेंट 441 गुना 55/4 करके इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो आपकी यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 6063.75। इसके हो जाएंगे सही जवाब स्टूडेंट्स। तो इसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि आगे भी हिसाब और है, बढ़ना है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अब जो अगला सवाल है आपके यहाँ पर आपके लिए दिया जा रहा है कि प्रतिशत लाभ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा लेन देन सबसे उत्तम रहेगा। तो सबसे उत्तम लेन देन कब होगा? जब हमारा लाभ % अधिक होना चाहिए। तो इन चारों में से किस में लाभ प्रतिशत अधिक होगा? तो थोड़ा अनुमान लगाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे पहली अगर हम इसमें जाए तो क्रय मूल्य 60 है और लाभ 29, तो 60 का आधा 30 यानी लगभग 50% के आसपास यहाँ पर हो रहा है।
बाकी में तो 50% से कम है। और अगर हम लास्ट ऑप्शन पे भी देखें तो 30 से आपका लाभ 14 रुपये हो रहा है, यानी यहाँ भी लगभग आपके 50% का अनुमान है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अब यहाँ पर इस दोनों में से भी हमको देखना है कि इस दोनों में से भी अब कौन ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो पहला में जो लाभ हो रहा है वो आपको हो रहा है 29/60, और जो दूसरा में स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो 14/30 लाभ हो रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पर दोनों को परसेंट बनाएंगे स्टूडेंट काफ़ी समय लगेगा, लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग दिमाग लगाएं तो दोनों सेम कंडीशन में है, अपने डबल से जो है वो 2 अधिक है, यानी 29 दूनी 58 2 60 और 14 दूनी 28 2 30। तो दोनों जब भी अगर कोई संख्या सेम कंडीशन में होती है तो जो उसमें बड़े संख्या का अनुपात होता है उसका पॉइंट वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगा। तो इसलिए यहाँ जो 29/60 है ये आपके बड़ा हो जाएंगे और 14/30 छोटा हो जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पर स्टूडेंट आपके लिए जो है ये जो आपका है 60 रुपये पर 29 रुपये लाभ, ये सबसे उत्तम होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर अब अगला जो क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक इंडक्शन कुकर 2750 रुपये में ख़रीदता है और उसे 2860 रुपये में बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो ये सिंपल हिसाब है। तो सबसे पहले यहाँ लाभ कितना हो रहा है हम अगर देखेंगे, 2750 में खरीद कर 2860 में बेच रहा है, तो लाभ हो गए उसके 110 रुपये। उसकी क्रय मूल्य की बात की जाए तो क्रय मूल्य उसके हो जाएंगे 2750 रुपये, इंटू 100 करके हम लोग यहाँ पर परसेंटेज निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमने 1 0 कटा दिया। अब यहाँ से इसे हम लोग 5 दूनी 10 और ये 25 25 25 25 55 दूनी 110, तो 2 दूनी 4% यहाँ पर, यानी कि आपके स्टूडेंट जो ऑप्शन यहाँ पर ये डी ऑप्शन 4% हो गए, बिल्कुल ही सही जवाब। यानी कि उसका लाभ परसेंट कितना हो जाएगा, 4% हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है स्टूडेंट्स अब आपके लिए कि एक डाटा सेट का जो विचरण प्रसरण है वो 324 है, तो मानक विचलन ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी ये चीज़ एक बार बताया है कि जो आपके मानक विचलन का जो स्क्वायर होता है वो होता है प्रसरण के बराबर। इसे आप लोग को हमेशा याद रखना है। मानक विचलन का स्क्वायर बराबर आपके विचरण प्रसरण हो जाता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर प्रसरण 324 है, तो अगर हम लोग मानक विचलन निकालेंगे तो रूट अंदर 324 यानी कि आपके हो जाएंगे 18, यानी ऑप्शन नंबर आपके हो गए। पर आप यहाँ पर देखोगे स्टूडेंट्स, रूट से निकलने के बाद कोई चीज़ प्लस माइनस में भी आता है, लेकिन प्लस माइनस को हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि जब भी मानक विचलन या प्रसरण निकलेगा तो वो हमेशा पॉजिटिव होती है, वो कभी नेगेटिव नहीं होती। इसलिए यहाँ पर केवल 18 ही इसका आंसर हो सकता है, -18 नहीं होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर स्टूडेंट्स। अगला प्रॉब्लम यहाँ पर आप देख रहे हैं, रिया ने एक 3 बोतल 250 के हिसाब से खरीदी। उसने एक बोतल को 10% हानि पर बेचा। पूरे सौदे में 16% लाभ कमाने के लिए अब शेष बोतलों को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए। तो यहाँ पर उसने 3 बोतल में एक को तो हानि पर बेच दिया, यानी एक में तो उसे 10% या हानि हो चुकी है। अब उसे पूरे पर 16%, यानी अगर मैं कहूँ स्टूडेंट्स कि 3 बोतल में मुझे 16 रुपये हर बोतल पे कमाना है, तो मुझे टोटल कितने कमाने होंगे, 48 रुपये कमाने होंगे। और 48 रुपये जो हम कमाएंगे स्टूडेंट, तो हमने तो यहाँ पर 10% तो पहले ही मैं लॉस कर चुका हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो मेरा 10% लॉस हो चुका है, तो वो भी तो 10% इसी में हमें जोड़ना होगा, इसी से हमें वो 10% निकालना होगा। यानी कि हमें अब जो टोटल कमाना है 58% कमाना है। लेकिन इस 58% को कमाने के लिए अब तो मेरे पास 2 ही बोतल बचे हुए हैं, यानी कि अगर प्रति बोतल की बात की जाए, यानी 29 दूनी 58, 29% के हिसाब से हमें फ़ायदा लेना होगा। यानी कि प्रत्येक जो कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए, यानी 29% लाभ पर अब बोतल को बेचना होगा।
तो सभी बोतल पर 16% का लाभ निकल जाएगा। उम्मीद है अच्छे से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपके बीच, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 5 है। जब अंक उलट दिए जाते हैं तो संख्या 9 कम हो जाती है, तो परिवर्तित संख्या क्या होगी? तो स्टूडेंट्स ऐसे हिसाब को हम लोग बिल्कुल ऑप्शन से ही तुरंत बना लेंगे। थोड़ा सा कॉन्शियस रहोगे तो आपके यहाँ पर ऑप्शन से बिल्कुल ही आसानी से ये सवाल बन जाएगी। ज़्यादा टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो करना क्या है स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 5 है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें स्टूडेंट तो यहाँ पर जितने भी अंक दिए गए सभी का तो योगफल 5 ही हो रहा है। 2 3 5, 3 2 5 है ना स्टूडेंट्स। यहाँ से देखें तो सभी की योगफल तो यहाँ पर निकल कर 5 ही आ रही है। तो स्टूडेंट्स इससे तो हमारा काम नहीं बनेगा। तो अब चलिए दूसरे कंडीशन पर भी विचार कर लें। तो दूसरा कंडीशन क्या है कि जब अंक उलट दिए जाते हैं तो 9 कम हो जाती है। तो अगर मान कर चलो स्टूडेंट्स, अगर हम लोग मानते कि अगर वो संख्या 32 है और इसे उलट दे तो ये तो 23 बन जाएगी। तो अंक उलट देंगे तो ये 9 कम हुई या नहीं? 23 9 32, यानी 32 को उलटने पर 23 हुआ तो ऑलरेडी 9 कम हो गया। तो इसका मतलब है कि 23 9 32, तो परिवर्तित संख्या वो 23 हो जाएगी और मूल संख्या 32 हो जाएगी। तो यहाँ से स्टूडेंट्स जो आपके सही जवाब हो जाएंगे वो आपके लिए हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर आपके हो जाएंगे 32 बिल्कुल ही सही जवाब। आई बात समझ में स्टूडेंट्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। तो अगला प्रॉब्लम अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके, यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 12 है तो प्रसरण। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स फिर से वही सवाल आ रहा है एक बार। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए, जो प्रसरण होता है वो आपके क्या बताया था मैंने, जो मानक विचलन का स्क्वायर हो जाएगा। तो मानक विचलन 12 है तो 12 का स्क्वायर करें तो 144। तो यहाँ से आपके ऑप्शन नंबर ए निकल कर आगे बिल्कुल ही हो गए सही जवाब स्टूडेंट। 144 इसके हो जाएंगे बिल्कुल ही सही जवाब। क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको एक चीज़ लेकिन हमेशा याद रखना है कि जो प्रसरण होता है वो मानक विचलन का स्क्वायर होता है। क्योंकि यहाँ पर सिंगल क्वेश्चन है और ऑप्शन में भी कन्फ्यूजन नहीं है, पर कभी कभी ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो जाएगी तो आपको फार्मूला याद रखने से क्लियरेंस बनेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं इस समय आपके बीच है क्वेश्चन, 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:6 और उनका HCF 45 है। तो इन संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आपको दी गई है HCF, तो जब भी स्टूडेंट्स अनुपात और HCF दी गई हो तो HCF ही अनुपात का मल्टीपल फैक्टर हो जाता है। तो जब भी आप यहाँ पर योगफल ज्ञात करेंगे तो आप डायरेक्टली तौर पर 2 3 6 का योगफल हो जाएंगे 6 3 9 2 11, और उसके बाद आपके जो HCF हैं वो मल्टीपल फैक्टर हैं, इससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके यहाँ पर 495 ये टोटल योगफल हो गया। तो यहाँ से आपके ऑप्शन नंबर सी 495 हो गए बिल्कुल ही सही जवाब। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है स्टूडेंट्स कि श्री पीयूष ने एक बस 15% की हानि पर 34,800 में बेच दिया। अगर उसे 15% लाभ पाना है तो उसे कितनी लगभग कीमत पर बस बेचना चाहिए? तो सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पर देखना है कि 15% हानि पर बस को बेची गई है। तो 15% हानि का मतलब हुआ 85%। तो 85% की जो वैल्यू है वो आपके हैं 34,800। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो 15% लाभ कमाने के लिए यानी 115% पर बेचना होगा। तो हमें यहाँ से 115% की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो 115% जब लोग फाइंड करेंगे तो 34,800 गुना आपके हो जाएंगे 115 और बटा 85। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो ये आपके हो जाएंगे 17 पचे 85 और ये आपके हो जाएंगे 17 दूनी 34 और आपके यहाँ 170 बार में ये आपके कट जाएंगे
सॉरी यहाँ पर 50 बार में लगभग ये 2050, और इसे 5 से अगर हम यहाँ कटा दें तो 23, यानी कि अगर आप 23 दूना 46, तो लगभग यहाँ पर ये अगर बात कितनी लगभग कीमत पर बस बेचना चाहिए, तो लगभग कीमत 47,000 के, क्योंकि 23 दूनी 46,000 हो जाएगी। और आपके अगर 23 को 50 से मल्टीप्लाई करें तो थोड़ा सा वहाँ भी आपके 1,000 के आसपास आ जाएंगे, तो 47,000 लगभग कीमत निकल कर सामने आ जाएगी लगभग में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर स्टूडेंट्स है कि 350 रुपये को आपको 1:7:8:9 के अनुपात में विभाजित करना है। तो बहुत ही आसान हिसाब है स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस अनुपात में जब भी डिवाइड करेंगे तो सभी अनुपात को हम लोग ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर आपके हो जाएंगे 9 8 17, 17 7 24 और 1 25, यानी 350 रुपये को पहले हमें 25 से डिवाइड करना है, यानी जो मल्टीपल फैक्टर उसके हो जाएंगे वो आपके हो गए 14, यानी 14 से ये कट गया तो मल्टीपल फैक्टर 14 हो गए। तो यानी पहला जो अनुपात होगा वो 14 हो जाएगा। 14 सट्टे 98 हो गए, 14 अट्ठे 112 और 14 नमा 126, यानी कि आपके हो गए ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी 14 98 112 और 126 इसके हो गए बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर अब आज के लिए स्टूडेंट्स बस इतना ही प्रॉब्लम आपके लिए था। तो स्टूडेंट्स ये आपका अपना चैनल है विद्या विहार कंपटीशन क्लासेस, और इस चैनल पर लगातार अभी रेलवे की तैयारी कराई जा रही है, साथ ही बिहार पुलिस के टिप्स भी दिए जा रहे हैं। इसके अलावा SSC CHSL के भी क्लास हम ला रहे हैं, और स्टूडेंट्स बहुत सारी जो यहाँ पर मैथ की क्लासेस भी चलाई जा रही है, साथ में साइंस की भी आपको स्पेशल क्लास दी जा रही है। तो बने रहिए इस चैनल के साथ। जो लोग नए हैं इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इसके साथ ही बने रहिए रेगुलर इस चैनल पे, क्योंकि काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए सेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।